हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था सजीव वस्तुएं वो कंप्लीट करा दिया था। सजीव वस्तुओं के अंतर्गत मैंने आपको प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, पौधे व जंतु, पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, साथ साथ अनुकूलन, ये जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये मैंने कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, सभी क्लासेस की। वहाँ से आप अपनी जो भी क्लास आपकी मिस हुई है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी अपडेट रहेगी वो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। शुरू करती हूँ मैं आपकी आज की क्लास। आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वनस्पति जगत। और वनस्पति जगत के अंतर्गत हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न भाग, जिसमें आपको जड़, तना, पत्ती, इन सब के बारे में पढ़ना है। शुरू करते हैं पौधे के भाग। तो पौधे के दो भाग होते हैं। जब आप किसी पौधे को देखते हैं तो आपको, जैसे किसी गमले में पौधा लगा है या किसी भूमि पर पौधा लगा है, तो आपको एक भाग तो वह है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें तना भी होता है, पत्ती भी होती हैं, फूल और फल सभी चीज़ें आपको कलरफुल दिखाई देती हैं। और एक भाग वह होता है जो मिट्टी में दबा होता है, यानी कि जड़ें। जड़ें भी तो पौधे का ही भाग हैं, तो इसीलिए पौधे को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है मूल तंत्र, जिसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा भाग है प्ररोह तंत्र, जिसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। मूल तंत्र कौन सा भाग है? तो मूल तंत्र पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। और प्ररोह तंत्र पौधे का कौन सा भाग है? तो प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम पौधे का वह भाग है जो कहाँ पाया जाता है? भूमि के बाहर पाया जाता है। और पौधे के जो बाहर का भाग है ना, जो वायु में पाया जाता है, वायु में पाए जाने के कारण ही इसको वायवीय भाग भी हम बोलते हैं। वायवीय भाग में जो बाहर का भाग है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? तना दिखता है, पत्ती दिखती हैं, फल फूल, ये सभी चीज़ें दिखती हैं। तो इसी में हम पौधे के बाहर के भाग यानी कि प्ररोह तंत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? आपका तना, पत्ती, फल फूल इत्यादि सब चीज़ें आ जाएंगी। और मूल तंत्र जो मिट्टी के अंदर भाग होता है, भूमि के अंदर भाग होता है, वो कौन सा होता है? जड़ होता है, ठीक है। जड़ें मिलकर ही आपका क्या बनाती है? मूल तंत्र बनाती हैं। तना, पत्ती, ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं? प्ररोह तंत्र बना देते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये प्लांट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये मान लीजिए इस तरीके से, नीचे क्या है? भूमि है, मिट्टी है। जो मिट्टी में दबा हुआ भाग है वो क्या है? रूट होंगी, वहाँ पर जड़ें होंगी काफ़ी सारी। इसीलिए इन जड़ों से मिलकर के क्या बनता है? जड़ तंत्र बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जड़ तंत्र भी बोलते हैं, इसको हम मूल तंत्र भी बोलते हैं, और इसको हम रूट सिस्टम भी बोलते हैं। बाहर का भाग जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? तना दिख रहा है, फल फूल पत्ती, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये कौन सा है? ये है शूट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्ररोह तंत्र। पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइएगा यहाँ पर जड़ के भाग। जड़ें जो है वो आपको पता है, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहली है मूसला जड़, दूसरी है अपस्थानिक जड़, जिनको हम झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद तने की बात करें तो तने भी आपके दो प्रकार के हैं। पहला है दृढ़ तना और दूसरा है वो कमजोर तना। वैसे आपने भूमिगत तने वगैरह देखे होंगे या सुने होंगे, कहीं अगर कहीं पढ़ाई की है या फिर कहीं आपने अभी अपना मॉडल पेपर अगर पढ़ा हो या बुक में देखा हो भूमिगत तने वगैरह, तो देखिए वो उस आधार पर बांटे गए हैं जब तने अपने अंदर भोजन को एकत्रित कर लेते हैं और रूपांतरित हो जाते हैं। तो मैं रूपांतरण आपको अलग सेपरेट पढ़ाऊंगी। जड़ों का रूपांतरण, तने का रूपांतरण और पत्ती का रूपांतरण, ये तीनों मैं आपको सेपरेट इस क्लास के बाद पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम भूमिगत तनों की बात करेंगे। वैसे तने को अगर हम देखें तो इनकी एक तरीके से इनके तने की मजबूती के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया। दृढ़ तना जो कैसा होता है? काफ़ी मजबूत तना होता है, जैसे कि आपका आम का तना, नीम का तना हो गया, ठीक है, आपके शीशम हो गई, सागौन हो गई, इनके तने इतने मजबूत होते हैं जिनसे फर्नीचर बनाया जाता है। खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी इत्यादि बनते हैं इनसे,
ठीक है। और कुछ होते हैं कमज़ोर तने, यानी कि जो बहुत ही नाज़ुक होते हैं, जैसे धनिया को आप देखिए, धनिया का जो तना होता है, पुदीना का तना, ये इनमें ज़्यादा मजबूती नहीं होती है, नाज़ुक से तने होते हैं, इसीलिए इनको कमज़ोर तने की श्रेणी में रखा गया है इन पौधों को। पत्ती की बात करें तो पत्ती भी 2 भागों में बाँटी गई हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल पत्ती और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। तो अब आप इसको, बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी और आप तुरंत समझ जाएँगे। जैसे अगर आपने नीम की पत्ती देखी है, बबूल की देखी होगी आपने, इमली का पेड़ देखा है, बबूल का तो सभी ने देखा होगा। बबूल का पेड़ तो ऐसा है कि आपको जाते हैं रास्ते में बहुत जगह बबूल लगा हुआ मिल जाता है। तो बबूल का जब आप पेड़ देखेंगे, बबूल की जो पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आती है, जिसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ देखने को मिलेंगी। और सरल पत्ती एक सिंपल पत्ती, जैसे आम की पत्ती हो गई, ठीक है, वो सरल पत्ती में आ जाएगी। तो ये पत्ती और अभी जड़ को हम डिटेल में देखते हैं। पहले तो जड़ को मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए जड़, ये जड़ आपको दिख रही है, ये है मूसला जड़। मूसला और अपस्थानिक में एक मेन अंतर है। मूसला जड़ में आपको एक मेन रूट बीच में दिखाई देगी, दिख रही है कि नहीं, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये मेन रूट होती है। ये इसी कारण इसको मूसला जड़ कहते हैं। इस मेन रूट को हम बोलते हैं प्राथमिक जड़। क्या बोलते हैं? प्राथमिक जड़। और बाकी की जो साइड में आपको छोटी छोटी जड़ें दिखाई दे रही हैं, इन जड़ों को हम बोलते हैं द्वितीयक जड़ें या फिर तृतीयक जड़ें, ठीक है। द्वितीयक जड़ों से जो छोटी छोटी निकली हैं उनको हम बोलेंगे क्या? तृतीयक जड़ें, तृतीयक, इस प्रकार से। और ये पूरा मिल करके क्या बन जाएगा? एक जड़ तंत्र बन जाएगा, एक रूट सिस्टम बन जाएगा, इन सबको मिला करके। झकड़ा जड़ में आपने एक डिफरेंस देखा है, यहाँ पर कहीं भी कोई एक प्राथमिक जड़ नहीं दिख रही है। कोई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यहाँ पर वो विकसित तो होती है पर धीरे धीरे क्या होती है? लुप्त हो जाती है, और तने से ही कई सारी अनगिनत जड़ें निकल आती हैं, एक तरीके से गुच्छे के रूप में निकल करके आती हैं, ठीक है, एक गुच्छे के रूप में निकल करके आती हैं। तो यही है झकड़ा जड़। आगे आइएगा, मूल तंत्र किसे कहते हैं? देखिए मूल तंत्र क्या होता है, तो पादप का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है वो कहलाता है मूल तंत्र या जड़ तंत्र, जो भूमि के अंदर का भाग होगा। ये जड़ तंत्र बनता कैसे है? तो प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ व अन्य सहायक जड़ों से मिलकर के क्या बनता है? मूल तंत्र बनता है। जो मैंने अभी आपको नीचे यहाँ पर दिखाया था, ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पर ये बना हुआ है, ये क्या है? एक जड़ तंत्र है, जिसमें आपकी प्राथमिक जड़ें भी हैं, द्वितीयक जड़ें भी हैं, साथ साथ अनेक छोटी छोटी सहायक जड़ें निकली हुई हैं। ये सब मिल करके क्या बना रही हैं? एक जड़ तंत्र बना रही हैं। आगे आइएगा, जड़ के बारे में देखिए, जड़ की संरचना कैसी होती है। तो जड़ को जब आप देखेंगे तो जड़ के किनारों पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, इन बाल को हम बोलते हैं मूल रोम। यहाँ पर है जड़ की संरचना, ये देखिएगा, ये आपकी जड़ है। जड़ के जब आप भाग देखेंगे तो क्या हल्के हल्के से बाल, ये द्वितीयक जड़ें नहीं है, द्वितीयक जड़ें तो अलग हैं, द्वितीयक जड़ें नहीं है ये, इन पर हल्के हल्के बाल से पाए जाते हैं। वो बाल कहलाते हैं रूट हेयर, यानी कि जिनको हिंदी में हम बोलते हैं मूल रोम। दिख रहे हैं ना सभी को? मूल रोम। और जो नीचे की इसकी टिप आपको दिख रही होगी हल्की सी ट्रायंगल शेप में, या आप बोल सकते हैं शंकु का एक शेप बन रही है, कोन शेप, तो वो क्या होती है? उसको हम बोलते हैं रूट कैप, यानी कि मूल गोप, ठीक है। मूल गोप अगर आपसे पूछा जाए तो जड़ का जो निचला भाग होता है वो कहलाता है मूल गोप। ऐसे आप इस चित्र में भी देख सकते हो, ये रहा आपका मूल गोप और ये रही क्या? रूट हेयर। और यहाँ पर आपको दिख रही होंगी सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, टर्सरी रूट। ये बीच वाली जो है ये क्या है? प्राइमरी रूट होती, इससे जो निकलती हैं वो सेकेंडरी होती हैं, यानी कि द्वितीयक होती हैं, और उनसे भी जो निकलेंगी वो क्या रहेंगी? टर्सरी रहेंगी, यानी कि आपकी तृतीयक जड़ें। आ गया सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जड़, जड़ क्या होती है? तो जड़ है क्या? पौधे का वह भाग जो प्रकाश व वायु से दूर अंधकार की ओर विकसित होगा, अर्थात एक ऐसा भाग पौधे का जो भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है वो कहलाता है जड़। जमीन के अंदर यानी कि मिट्टी में जो विकसित होगा, इस भाग को हम मूल भी कहते हैं, इसीलिए मूल तंत्र इसका नाम पड़ा था। यह भाग भूमि की ओर पतला होता जाता है, जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा, ठीक है।
जड़ों के कार्य, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है जड़ों के कार्य। जड़ों के कार्य देखिएगा, जड़ें क्या करती हैं, संपूर्ण पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं, जमा करके रखती हैं पूरे पौधे को। जड़ें खनिज लवण व जल को भूमि से अवशोषित करती हैं। आपने देखा होगा हम जब पौधे को पानी देते हैं तो कहाँ पर देते हैं, मिट्टी में देते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं, उस पानी को वहाँ से अवशोषित कर लेंगी और पत्तियों के पास पहुँचा देंगी, क्योंकि आपको पता है जब पत्तियाँ भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, तो वहाँ पर उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर जो जल होता है वो कहाँ से आता है, जो जल जड़ें अवशोषित करती हैं वो पत्तियों तक पहुँचा देती हैं। सेम इसी प्रकार से खनिज लवण भी, मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे उनको, मिट्टी से ही मिलेंगे, तो वो अवशोषित करेंगी और पौधे के बाकी के जो अन्य भाग है वहाँ तक पहुँचा देंगी। ठीक है, जड़ें क्या करेंगी, तने को सहारा भी प्रदान करती। तना आपने देखा कैसे मजबूती से खड़ा रहता है, किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से। जड़ें उसको स्थिर बनाए रखती हैं। ठीक है, एक पौधे को पूरा आकार प्रदान करती हैं जड़ें। नेक्स्ट इसके बाद आइएगा, मतलब साधे रखती हैं। जड़ें क्या करेंगी, संवहन और रसारोहण विधि के द्वारा खनिज लवण और जल को पत्तियों तक व अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। कौन सी विधि के द्वारा, तो वो विधि है आपकी संवहन और रसारोहण की क्रिया के द्वारा। जड़ों का एक कार्य और है कि ये भोजन को संग्रहित कर लेती हैं और उसके बाद तने व पत्ती तक पहुंचाती हैं। पत्तियों ने भोजन बनाया, उसके बाद कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि देखो जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है और खाना बचता है, हम उसको स्टोर करके रखते हैं या नहीं, जैसे फ्रिज में रखा या फिर और किसी माध्यम से रख लिया। जैसे अचार वगैरह तो काफ़ी सालों तक ऐसे ही स्टोर बने रखे रहते हैं। ठीक है, चटनी जैम ये सब बनाए जाते हैं ना, तो भोजन ये भी अपना संग्रह करेंगे, जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। पौधों में भोजन बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है, पर संग्रहित रहेगा स्टार्च की फॉर्म में। तो जब ये भोजन संग्रहित करती हैं तो कभी कभी जड़ें जो हैं भोजन संग्रहित करके मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उनका रूप बदल जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा किसके बारे में, मूली, गाजर। ये क्या कोई फल है, ये सब्जी है ना, सब्जी हम खाते हैं, तो ये क्या कोई फल है, नहीं, ये जड़ें हैं, हम इन जड़ों को खा रहे हैं। इन जड़ों ने भोजन अपने अंदर एकत्रित किया और फूल करके एक ऐसा आकार बन गया जो खाने योग्य हो गया, हम इसको खाने लगे। मूली गाजर खाई जाती हैं, चुकंदर हो गया आपका, ये सब क्या है, जड़ें हैं, खा रहे हैं जिनको हम। तो ये भोजन एकत्रित कर लेती, संग्रहित कर लेती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क इनका ये भी है कि ये क्या करती हैं, मृदा अपरदन को रोकती हैं। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, मिट्टी के कणों को जॉइंट करके रखती हैं, जिस कारण क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यहीं पर एक पॉइंट आपके मन में आ रहा होगा कि ये मृदा अपरदन क्या चीज़ होती है। मृदा अपरदन के बारे में कोई जानता है तो फटाफट से बताइएगा, मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन का मतलब है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये कहलाता है मृदा अपरदन। कैसे होता है भाई, तो मिट्टी आपने देखी होगी, जब हवा चलती है तो मिट्टी की, जैसे ये मिट्टी है तो इसकी ऊपर की जो लेयर है वो उड़ उड़ के क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। मान लीजिए बाढ़ आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर की जो लेयर है, उपजाऊ जो लेयर है, वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। लेकिन यहीं पर जब पेड़ पौधे लगे होंगे तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, इन मिट्टी के कणों को एक साथ जॉइंट करके रखेंगे, तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगी और मृदा अपरदन से हम इसको रोक देंगे। तो समझ गए, मृदा अपरदन का मतलब क्या है, मृदा का क्षरण होना, यानी कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। तो सीधी सी बात है, ऊपर की लेयर जब उड़ करके या बह करके कहीं दूसरी जगह पर चली जाएगी तो वहाँ पर जो मिट्टी बचेगी उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, तो फसलों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद हम आते हैं जड़ों के प्रकार पर। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली हैं मूसला जड़ें और दूसरी हैं अपस्थानिक जड़ें। इन अपस्थानिक जड़ों को हम झकड़ा जड़ के नाम से भी जानते हैं, जकड़ा जड़। इनको फाइब्रस रूट भी बोला जाता है, फाइबर की तरह होती है, यानी कि गुच्छों के रूप में होती है, पतले पतले धागों के रूप में होती है, इसलिए फाइब्रस रूट भी इनको बोलते हैं। आइएगा मूसला जड़ों पर कि मूसला जड़ क्या होती हैं। तो मूसला जड़ क्या है, जब आपने किसी बीज को, जैसे मूसला जड़ को समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा घर पे। चने अगर आपके पास रखे हो, जो चने भिगो के खाए जाते हैं ना, चने या मटर रखी हो या फिर आपके पास सेम की फली हो, तो उसको पानी में भिगो दीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से एक संरचना उसमें से निकलती हुई दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से एक संरचना निकल रही होगी बाहर, जो सफ़ेद कलर की होगी, सफ़ेद रंग की होगी। ठीक है, अंकुरित, इसको क्या बोलते हैं, बीज क्या है, कैसा होने लगा, अंकुरित होने लगा है।
बीज कैसा हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। और इन अंकुरित चनों को बहुत से लोग खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं अंकुरित चने या फिर अंकुरित दालें हो गई, इनको लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो जब बीज अंकुरित होता है तो उस अंकुरित होने के समय ये जो संरचना निकलती है धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती रहती है। और विकसित होते होते क्या हो जाती है, इसी जो ये जो संरचना निकल रही है इसको पहले तो हम क्या बोलते हैं, तो नाम इसका नोट करिएगा, इसको हम बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर। और जब ये मूलांकुर विकसित होता है धीरे धीरे तो ये मूलांकुर ही कन्वर्ट हो जाता है जाके किसमें, मूसला जड़ में। मूसला जड़ में ये मूलांकुर प्राथमिक जड़ बनाता है। क्या बनाता है, प्राथमिक जड़ बनाता है। ठीक है, मूलांकुर ही क्या होता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली ही जड़ को हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। और इसी से क्या होती है, अन्य सहायक जड़ें धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती हैं। यह पौधे की मुख्य जड़ होती है, इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। और इसी से अन्य जड़ें निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ें व तृतीयक जड़ें कहा जाता है। और ये जड़ें भूमि में क्या बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं। ठीक है, सीधी सीधी लंबी लंबी विकसित हो जाएंगी, बहुत नीचे तक ये जड़ें फैलती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इन्हीं से क्या होगा, फिर द्वितीयक जड़ें निकल आएँ, द्वितीयक से तृतीयक निकल आएँ और इस प्रकार से ये फैल जाती हैं। क्लियर है पॉइंट्स। मूसला जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मूसला जड़ किन पौधों में पाया जाता है, तो मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधे, यहाँ से मैं आपको शॉर्ट में बस बताऊंगी कि बीज में आपको जब पढ़ाऊंगी वहाँ पर बीज के प्रकार में आपको पौधे पढ़ाऊंगी। द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आप क्या देखेंगे, दो बीजपत्र पाए जाएं। जब आप चने को तोड़ोगे तो चने में दो भाग आपको अलग अलग दिखाई देंगे। सेम इसी प्रकार से जब आप मटर को तोड़िएगा या सेम को तोड़िएगा तो दो भाग आपको अलग अलग सेम में और मटर में दिखाई देंगे। अब सेम तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, कुछ इसी शेप में होती है ना सेम, ये तो कुछ अलग ही शेप बनी, जो भी बनी। ऐसे मूंगफली को तोड़िएगा तो दो भाग अलग अलग दिखाई देंगे, तो ये क्या है, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस एक्सपेरिमेंट करने का। ठीक है, गेहूँ, गेहूँ ले लीजिएगा और गेहूँ को जब आप तोड़ेंगे तो दो अलग अलग समान भाग इसमें कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही धान हो गया, धान में भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये कैसे पौधे हैं, ये हमेशा एक बीजपत्री पौधे हैं जिसमें एक बीजपत्र होगा। द्विबीजपत्री जिसमें एक बीजपत्र, ये रहा दो बीजपत्र मिल गए। ठीक है, इमली को देख सकते हो, इमली का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। इमली कभी खाना तो उसकी गुठली डाल देना मिट्टी में, देखोगे आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, एकदम से निकल आता है और दो बीजपत्र बाद में टूटते हुए आपको अलग अलग दिखाई देंगे सेपरेट। तो ये द्विबीजपत्री पौधों में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल द्विबीजपत्री पौधों के देख लीजिएगा, चना, मटर, इमली, ये क्या है, द्विबीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यानी कि इन पौधों में कौन सी जड़ें उपस्थित है, तो इन पौधों में मूसला जड़ें उपस्थित हैं। एक चीज़ और, कुछ ऐसी मूसला जड़ें भी हैं जिनको हम खाते हैं, कुछ ऐसी मूसला जड़ें भी हैं जिनको हम खाते हैं। हालांकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ, डिटेल नहीं दे रही हूँ इतना। कुछ ऐसी मूसला जड़ें जिन्हें खाया जाता है, कौन कौन सी हैं वो, तो मूली है, गाजर है, इनको हम खाते भी हैं। ठीक है, मूसला जड़ का अगर चित्र बनाने को आए तो बना दीजिएगा इस प्रकार से, बीच में एक प्राथमिक जड़ बना देना। ठीक है, और उससे निकलती हुई अन्य द्वितीयक जड़ें और सहायक जड़ें बना दीजिएगा। ठीक है, जूम करके दिखा देते हैं चित्र, बहुत ही छोटा चित्र है, आसानी से आप बना सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले, अपस्थानिक जड़ों पर। अपस्थानिक जड़ें या फिर झकड़ा जड़ें क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें क्या हैं, वे जड़ें जो जिन जड़ों में क्या होगा कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग, तना, पत्ती, इन सभी से जड़ें जो विकसित हो जाती हैं वो कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। इसमें क्या होता है, जैसे ये बीज रहा, इसमें से वो निकलेगा तो है ही, अंकुरण तो हो गई। ठीक है, ये धीरे धीरे विकसित होगा, पर एक टाइम आएगा कि ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपकी स्थिति बनेगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये विकसित होगा, ऊपर तना निकलना शुरू हो जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा कि ये जो मूलांकुर से विकसित हुआ था ये लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और तने से ही अन्य जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, तने से ही। ठीक है, और इन जड़ों से अन्य सहायक जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी।
इसी को हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। इसमें जो प्राथमिक जड़ होती है, मूल जो जड़ आपको दिखाई दे रही थी मूसला में, वो नहीं रहती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, इनको झकड़ा जड़ भी कहते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इन पौधों में बीज अंकुरण के समय मूलांकुर से छोटी मुख्य जड़ निकलती तो है, लेकिन शीघ्र ही उसकी वृद्धि रुक जाती है और तने के अन्य जो हिस्से होते हैं वहाँ से जड़ें गुच्छे के रूप में निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वो होती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका मक्का, गेहूँ, चना कह रही हूँ, गन्ना, इनमें आपकी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक मूल जड़ निकली तो होगी, पर शीघ्र ही वो रुक जाती है। तो पौधे का ये जो आपको इतना भाग दिख रहा है ना, इतना, इनमें पूरे भाग से ही जड़ें इस प्रकार से निकलने शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? देख लीजिएगा चित्र, अब तो सभी को दिख ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम आते हैं प्ररोह तंत्र पर। प्ररोह तंत्र क्या होता है? तो पादप का वह भाग जो भूमि के बाहर होता है प्ररोह तंत्र कहलाता है। इस भाग में तना, पत्ती, फल फूल इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। आते हैं हम तना यानी कि स्टेम पर। तना क्या है? तो तना पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर की ओर यानी कि प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि ये रहा मिट्टी, ये एक लेयर है, नीचे क्या है? जड़ें हैं, जड़ें नीचे की तरफ विकसित होंगी, तना ऊपर की तरफ बढ़ेगा, प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा। ठीक है, तने पर क्या है? बहुकोशिक रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम। जैसे आप ये मान लीजिएगा ना, ये जो रोम होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं एक तरीके से। जैसे हमारी बॉडी पर भी क्या हेयर्स पाए जाते हैं कि नहीं? हेयर सभी की बॉडी पर होते हैं, किसी के में ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी, किसी के में हेयर की ग्रोथ कम होती है, सबकी बॉडी पर हेयर होते हैं। सेम ऐसे पौधों के भी जो भाग है उन पर भी हेयर, हल्के हल्के से रोम छोटे छोटे पाए जाते हैं। जड़ों पर भी रोम पाए जाते हैं, उनको हम मूल रोम कहते हैं। ऐसी तने पर भी छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ठीक है, तने की जो वृद्धि होती है हमेशा ऊपरी सिरे से होती है। ठीक है, तने की वृद्धि इसके सिरे से होती है, ऊपरी जो सिरा होता है, पत्तियां हमेशा ऊपरी सिरे पर ही निकलती रहती हैं। इसका जो सिरा है उसी को क्या बोलते हैं? वृद्धाग्र भी बोलते हैं। और पूरा जो तना है, पूरा स्तंभ है, क्या है? गांठों से भरा होता है। अगर आप किसी तने को देखें तो आपको तना एकदम प्लेन सीधी लाइन ही दिखेगी, बीच बीच में क्या होती है? वहाँ पर गांठें सी होती हैं, जहाँ से शायद कुछ नई शाखाएं निकल रही होती हैं। तो वो गांठें हल्की हल्की हर किसी तने पर पाई जाती हैं, जिनसे अनेकों शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं से फिर अनेकों शाखाएं निकल आएंगी। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होंगी? हल्की हल्की गांठें होंगी, पत्तियां ये निकली हुई हैं, और ऊपर से जो क्या होगा? ऊपर से वृद्धि होगी, नई पत्तियां ऊपर ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगी। तने के कार्य देख लीजिएगा, तने के कार्य क्या हैं? तो तना जो है पौधे को सीधा रखता है। तना पौधे की शाखाओं और पत्तियों को फैलाए रखकर उनको एक शेप देता है, आकार देता है। जड़ शेप नहीं देता था, वहाँ शायद मैं बोल गई थी ये वर्ड, फिर मैंने करेक्ट भी किया था। जड़ें क्या करती हैं? जड़ें तने को सीधा रखती हैं और तना एक शेप दे देता है पौधे को। जैसे आप देखोगे ये तना रहा और ऐसे फैल जाएगी, जब नई शाखाएं निकल आएंगी तो एक शेप बन जाती है, पेड़ वाली शेप, या पौधे की ऐसे एक बेल के रूप में पौधा जा रहा है, जिस शेप में जा रहा है तो तना शेप दे देगा। जड़ें सहारा देंगी पूरे पौधे को, मतलब एक तरीके से स्थिर बना करके रखेंगी, सीधा खड़ा रखेंगी। ठीक है, और फिर क्या होता है? तने का अगला कार्य क्या है? कि जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य भी तने के द्वारा होता है। यहाँ पर दो ऊतक काम करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ऊतक क्या होंगे? फैले होंगे, वो तो पूरे पौधे में ऐसा कोई सोर्स होगा ना, ऐसी कोई पाइपलाइन तो होगी कि पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ ऊपर टंकी छत पे रखी हुई है, नीचे पानी पूरे उसमें घर में कहाँ से आ रहा है? कोई पाइपलाइन पड़ी हुई है, तभी तो पानी आ पा रहा है ना। सेम ऐसे पौधों में भी होगा, सीधी सी बात है। जब जड़ों ने पानी अवशोषित कर लिया, जड़ें पहुंचाएंगी कैसे? तो कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना अंदर की पहुंच सके, तो एक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, दो ऊतक हैं यहाँ पर, एक ऊतक है जाइलम और एक ऊतक होता है फ्लोएम। इनके माध्यम से भोजन और जल का क्या है? संवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जाइलम में जा रहा है, इसका मतलब क्या? किसका संवहन करेगा? जल का संवहन करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगा, यानी कि जड़ों से पत्तियों तक। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फा से फूड होता है ना, भोजन या फिर फूड का संवहन करेगा। तो ट्रिक भी ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
एक्स्ट्रा पॉइंट्स में नोट करना। जाइलम जल का संवहन करेगा, जा से जल, जा से जाइलम, फा से फ्लोएम, फा से फूड का संवहन करेगा। इसके बाद कुछ ऐसे भी तने होते हैं जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम का मतलब क्या है? एक हरे रंग का पदार्थ जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है वही भोजन बना पाते हैं। सभी को पता है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है तो पौधे की पत्तियां ही भोजन बनाती हैं। पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें पत्तियां होती ही नहीं है, तो वहाँ पर भोजन बनाने का काम कौन करता है? तना करता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि उस तने में पर्णहरिम पाया जाता है। अब आप कहेंगे ये पौधे होते कहाँ हैं? तो ये पौधे आपके कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, नागफनी हो गया, आपका कैक्टस हो गया, तो इनमें क्या होता है? इनमें पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती हैं। जब पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई तो पत्तियां तो भोजन बनाएंगी नहीं। कौन बनाएगा फिर? तना बनाएगा। तो वहाँ पर तने काम करते हैं भोजन बनाने का। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम का होना, दूसरा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना और जल होना। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भी क्रिया नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं है तो भी ये क्रिया नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा है रात्रि में ये क्रिया नहीं होती है, केवल दिन में होती है, और हरे पौधों में ही होती है। जो पौधे हरे नहीं है उनमें भी ये क्रिया नहीं होती है। आगे आइएगा, भूमिगत तने क्या करते हैं? भूमिगत तने अपने अंदर भोजन को संग्रहित कर लेते हैं और हम उनको खाने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ तने के एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे हल्दी हो गया, हल्दी तना है आपका, तो इसको हम खाते भी हैं। इसके बाद पतझड़ के समय पौधे जो है पत्तियां गिरा देते हैं, तो उस टाइम जो श्वसन की क्रिया होती है वो तने के द्वारा ही होती है। आपको पता है पत्तियां 3 काम करती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं पत्तियों के 3 काम शॉर्ट में। पत्तियों में सबसे पहला काम क्या रहता है? ये पत्तियां भोजन बनाती हैं। पौधे की पत्तियां जो हैं जनरली सामान्यतः जो अधिकतर पौधे उनकी पत्तियां भोजन बनाती हैं। श्वसन की क्रिया करती हैं पौधे, रंध्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, श्वसन की क्रिया होती है वहाँ से, और एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की। अब ये बताइए जिन पौधों में पत्तियां हैं ही नहीं, कांटे के रूप में रूपांतरित हो गई, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है भोजन कौन बनाएगा? तना बनाएगा। अब पतझड़ के समय में जब पत्तियां सब गिर गई हैं, पौधे में क्या दिख रहा है? केवल ऐसे डंगालियां सी दिख रही हैं, शाखाएं दिख रही हैं। पौधा उस टाइम भी जीवित रहता है। आपने देखा है जैसे बसंत ऋतु आती है तो उन जो शाखाएं होती हैं उनमें से क्या निकलने लगते हैं? पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तब भी तो उस पौधे में श्वसन हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में वहाँ तने के द्वारा श्वसन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पत्ती की। ठीक है, यहाँ पर देखो कमजोर और दृढ़ तने को समझाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। एग्जाम्पल खुद से लिख दीजिएगा, उनसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। पत्ती क्या होती है? तो पत्ती देख लीजिएगा, पत्ती क्या है? पत्ती पौधे का पतला व चपटा भाग है। पत्तियां कुछ इसी प्रकार की तो होती हैं, ग्रीन कलर से बनाते भाई हरी पत्ती, वरना भोजन कैसे बनाएगी? ये देखिए कुछ इस प्रकार से पत्तियां होती, चपटी सी होती है ना पत्तियां, ऐसे डंडी निकली होती है। ठीक है, ये तने की शाखाओं से निकलती हैं और ये हरे रंग की होती हैं। पौधे के शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर कैसी पत्ती होगी? नवजात पत्ती होती है, नई पत्ती निकलती है, और आप उसको देखना उसमें एक अलग ही शाइनिंग होती है, एक अलग बहुत ही प्यारा सा कलर होता है, बहुत ही कोमल पत्ती होती है जो स्टार्टिंग में आपको दिखेगी। और सबसे नीचे जो पत्ती होती है आधार पर, वो सबसे पुरानी पत्ती होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेड़ है, ठीक है, कोई भी पेड़ है या कोई भी तना, इसको ज़्यादा मोटा नहीं पतला करते हैं, तो इस तने में एक पत्ती तो यहाँ पर लगी होगी कोई ना कोई, ठीक है, 1 या 2 पत्ती यहाँ पर होंगी और एक पत्ती यहाँ स्टार्टिंग पर होगी। तो जो स्टार्टिंग वाली पत्ती है ये नवजात पत्ती है, एक नई पत्ती जो निकलना शुरू हो रही है, और ये क्या है? ये सबसे पुरानी पत्ती है, तभी तो वृद्धि हो गया, पेड़ बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए पत्ती की रचना, तो पत्ती की रचना या पत्ती के भाग पूछ लेते हैं। पत्ती के भाग या फिर रचना 2022 में क्वेश्चन आया भी था। तो पत्ती के 3 भाग होते हैं, पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णवृंत, तीसरा है पर्णफलक। देख लीजिएगा किस प्रकार से रहेगा, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार वह भाग है जो कहाँ जुड़ा होता है? जब पत्ती तने से निकली होती है तो वहाँ पर तने और पत्ती को जॉइंट करने वाला जो भाग है वो पर्णाधार कहलाता है। ठीक है, पर्णवृंत क्या होता है? तो पत्ती आपकी कहाँ रही? पत्ती आपकी ये रही, ठीक है, तो पत्ती और पर्णाधार के बीच की जो डंडी आपको दिख रही है, ये डंडी ही क्या कहला रही है? डंडी कहलाती है पर्णवृंत।
और पर्णफलक क्या होता है? ये जो चपटा भाग आपको इतना पूरा दिख रहा है, ये चपटा भाग क्या है? ये चपटा भाग पर्णवृंत कहलाता है। सभी को समझ में आ गया? उम्मीद है समझ गए होंगे आप सभी। पर्णाधार क्या है? जहाँ पर पत्ती तने से ज्वाइंट होगी वो भाग कहलाता है पर्णाधार। जहाँ पर पर्णाधार और पर्णफलक के बीच की जो डंडी ये दिख रही है, ये क्या है? ये डंडी है पर्णवृंत। और ये जो पूरा आपको इस तरीके का ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये पूरा ग्रीन पार्ट है पर्णफलक। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब इस पर्णफलक के अंदर कई सारी पतली पतली लाइंस पाई जाती हैं। जैसे एक ये जो मेन लाइन निकल के आ रही है, इसको हम बोलते हैं मध्य शिरा। ठीक है, इस मध्य शिरा से अन्य शिराएं निकलती हैं, तो वो हो जाएंगी शिराएं। और उस अन्य शिराओं से अन्य छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, जिनको हम बोलते हैं शिरिकाएं। और पत्ती का आगे का जो हिस्सा है वो क्या है? पर्णाग्र है। पत्ती की संरचना समझ में आ गई? देख लीजिए, पर्णाधार क्या है? पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ी रहती है वो कहलाता है पर्णाधार। पत्ती तने से कहाँ जुड़ी हुई है? यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये वाला जो भाग है ये क्या है? पर्णाधार है। पर्णाधार कभी कभी कुछ पौधों में क्या होता है? फूल करके मोटा हो जाता है, जैसे इमली, चना, इनको आप देखेंगे तो पर्णाधार यहाँ पर हल्का सा मोटा, एक गांठ सी आपको फील होगी। पर्णवृंत क्या होता है? स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक तक के भाग को पत्रनाल या फिर पर्णवृंत कहते हैं। कहाँ रहा? ये वाला जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा? पर्णवृंत कहलाएगा। ठीक है, कुछ पौधों में पत्रनाल जो है वो फूलकर स्पंजी सा हो जाता है, जैसे कि सिंगाड़ा में, और कुछ पौधों में ये पंख की तरह फूल जाता है, जैसे कि नींबू इत्यादि में। पर्णफलक क्या होता है? पर्णफलक और लेमिना एक ही चीज़ है। ठीक है, कभी कभी आपको लेमिना लिख के आ जाएगा, पर्णफलक लिख के ही नहीं आएगा। यही आपकी हिंदी कहते हैं, जब हिंदी आ जाती है ना, जैसे यहाँ तो बाइलिंगुअल होगा नहीं, आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखा हुआ मिलेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे लेमिना क्या था, पर्णफलक क्या था। तो दोनों ही इसके नाम याद रखना, एक ही चीज़ें हैं। लेमिना और पर्णफलक सेम बात है। ठीक है, यह पत्ती का फैला हुआ चपटा भाग होता है। इसके बीच में क्या है? अनेक प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। ठीक, इसमें देखिए मध्य शिरा से पतली शिराएं निकलती हैं, और इन शिराओं से अनेक छोटी छोटी शिरिकाएं निकल करके एक जाल बना देती, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक मध्य शिरा होगी बीच वाली, इससे क्या होगी? शिराएं निकलेंगी, और इन शिराओं से अनेक शिरिकाएं निकलेंगी जो एक जाल बना देती हैं। छोटी छोटी इसमें संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो शिराओं का जाल, इसको इस तरीके से जूम करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, पत्ती के कार्य। पत्ती के कार्य मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और इस सेमेस्टर के लिए नहीं, आगे आने वाले जैसे थर्ड सेमेस्टर हुआ, सेकेंड सेमेस्टर हुआ, किसी में भी ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही। तो याद रखना, पत्ती का सबसे पहला काम क्या है? कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है, दूसरा काम, पत्तियां पौधे में श्वसन की क्रिया करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसी को याद है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका रासायनिक जो समीकरण है उसको टाइप करिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या बनता है, कैसे प्रोसेस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनाते हैं? फटाफट से बताइएगा। इसके बाद पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। श्वसन की क्रिया किससे होगी? तो रंध्र पाए जाते हैं, जहाँ से क्या है वो श्वसन की क्रिया करती हैं, जिन रंध्रों को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है? निकालना, वाष्प को निकालना, ये क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प में क्या होता है? जल वाष्प। ठीक है, तो वह क्रिया जिसमें पौधे जल वाष्प को बाहर निकालते हैं वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, और ये भी पत्तियों के द्वारा ही होती है। ठीक है, कुछ पत्तियां क्या है, कुछ पौधे क्या, सभी पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटे छोटे जीवों के लिए भोजन के रूप में काम करती हैं। कीड़े मकोड़े हो गए, फंगी हो गए, इन सब में क्या होती हैं? भोजन के रूप में काम करती हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें पत्तियां कीड़े मकोड़ों को खा लेती हैं। ठीक है, उल्टा है दोनों में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नेपेंथीज, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कीटभक्षी पौधे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, वहाँ बताया था कि कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ पर पत्तियाँ उन्हें खा लेती हैं, जैसे नेपेंथीज, घटपर्णी हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो आप ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
ठीक है। और मनुष्य भी कुछ पत्तियों का सेवन करता है। वो पत्तियाँ मैंने यहाँ पर लिखी दी हैं, जैसे पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जिसको बंद गोभी भी बोलते हैं, धनिया, ये भी पत्तियाँ ही हैं जिनको हम खा रहे हैं, पुदीना, मेथी, मूली के पत्ते भी बहुत से लोग खाते हैं। तो पत्तियों का सेवन हम मनुष्य भी करते हैं और बाकी जानवर तो कर ही रहे हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब हो गए, ये भी खाते हैं। चलिए आइएगा आगे, पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियां भी दो प्रकार से बांटी गई हैं, पहली है सरल पत्ती और दूसरी है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या होती है? सरल पत्ती के मतलब क्या है? इसकी संरचना क्या होगी? सरल होगी। और संयुक्त पत्ती की संरचना थोड़ी सी क्या होगी? जटिल होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो सरल पत्ती वे पत्ती हैं जिन पत्तियों में लैमिना का कटान मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता। लैमिना का मतलब क्या है? ये, और ये मध्य शिरा है, ठीक है। ये एक ही पत्ती रहेगी। इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। ये रहा लैमिना, ठीक। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये पत्ती क्या हुई? बीच से कट गई। इस प्रकार से अगर हो जाए ऐसे करके, तो आप देख रहे हो कि ये जो हिस्सा था ये लैमिना कटा हुआ है, लेकिन लैमिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, मध्य शिरा तक नहीं पहुँच पाया। तो क्या है? ये अभी सरल पत्ती है। जब लैमिना का कटान बिंदु मध्य शिरा तक पहुँच जाएगा तो उस कंडीशन में ये बन जाएगी संयुक्त पत्ती। बस इस चीज़ को, यही डिफरेंस है सरल और संयुक्त में। तो जब लैमिना का कटान बिंदु मध्य शिरा तक नहीं पहुँचेगा तो वो कहलाती हैं सरल पत्तियाँ। सरल पत्तियों में एक ही पर्णफलक पाया जाता है। ये जो था आपका, वो क्या था? एक ही पर्णफलक था। भले ही कुछ इस प्रकार से भी पत्ती आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे कटी हुई होंगी, बट वो एक ही पत्ती है। लैमिना का कटान बिंदु यहाँ तक नहीं आ पाया है, ठीक है। जैसे कि सरसों की पत्ती, पीपल, आम, अमरूद, बरगद, इन सभी की पत्तियां क्या हैं? सरल पत्तियां हैं। कुछ इस प्रकार से देखना, पहला चित्र देखना, सिंपल आपको एक पर्णफलक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? पूरा एक पर्णफलक है। दूसरी पत्ती में देखिएगा, पूरा एक पर्णफलक है। हालांकि ये यहाँ पर हल्का सा कटा हुआ है, लेकिन ये कटान बिंदु मध्य सिरा तक नहीं आ पाया, ठीक है। हल्का सा कटा है लेकिन मध्य सिरा तक नहीं आया, इसलिए ये क्या है? पूरा एक ही फलक काउंट होगा। तो ये भी क्या है? सरल पत्ती है। सेम आप तीसरा चित्र देखिए, इसमें भी क्या है? ये पूरा पर्णफलक है कि नहीं है? और इस पूरे पर्णफलक में देखियो, यहाँ पर कटान बिंदु है, यहीं पर हल्की हल्की सी कट रही है, बट ये कटान बिंदु मध्य शिरा तक नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी? ये भी एक सरल पत्ती है। सेम अगले में देखिएगा, कटान बिंदु मध्य शिरा, मुख्य शिरा जो ये वाली थी, यहाँ तक जब पहुँच जाता तब ये हो जाती क्या? संयुक्त। तो मध्य शिरा तक जब नहीं पहुँचेगा तो वो रहेंगी आपकी सरल पत्तियाँ। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त पत्ती क्या होती है? इन पत्तियों की जो संरचना है वो जटिल होती है और इनमें एक फलक नहीं पाया जाता, कई फलक पाए जाते हैं। जब लैमिना का कटाव मध्य शिरा तक जाने से फलक अनेक फलकों में या अनेक पर्णकों में बट जाता है तो वो कहलाती हैं संयुक्त पत्तियाँ। जैसे इमली, बबूल, नीम, गुलाब, नींबू, इन सभी की पत्तियाँ, ठीक है। कुछ इस शेप में ये शेप होगी, ठीक है। ये कटान बिंदु से कट करके, ये मुख्य शिरा थी, मध्य शिरा थी, पूरा लैमिना था, कट कट के ये अन्य भागों में बट गया। तो ये क्या है आपकी? ये अन्य पत्ती हैं, वो संयुक्त पत्ती हैं। अब संयुक्त पत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, पहली है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, दूसरी है हस्ताकार। हस्ताकार में हाथ की आकृति बनेगी और पिच्छाकार में तो आपकी सीधी, जिसमें एकांतर क्रम में अरेंज होंगी। इनमें क्या है? मध्य शिरा के दोनों ओर एकांतर क्रम में, अर्थात एक दूसरे के विपरीत पर्णक लगे होते हैं। जैसे कि एक ये लगा, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, इस तरीके से एकांतर क्रम में ये अरेंज होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद इस तरीके से, जैसे इमली की पत्ती हो गई, चना हो गया, बबूल हो गया, छुई मुई हो गया। छुई मुई और बबूल तो एक जैसे ही लगभग दिखाई देते हैं, इमली भी सेम इसी में आ जाती है। तो एक के बाद एक पर्णक जब लगे होंगे तो वो कहलाएंगी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त पत्ती में क्या होता है? इसमें पर्णवृंत के ऊपरी सिरे से हथेली की उंगलियों की तरह अनेक पर्णक लगे होते हैं, हथेली की आकृति बनती है। जैसे आप ये देखो तो एक हाथ जैसी कोई आकृति सी बन रही है, 3 पर्णक हैं इसमें। सेम ऐसे 4-5 भी होते हैं इस वाले में, देखिए 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं। तो ये क्या है? ये हस्ताकार आपकी संयुक्त पत्ती हैं। जैसे सेमल की पत्ती, भांग की पत्ती, हुरूर की पत्ती, तो ये आपकी आ जाएंगी हस्ताकार संयुक्त पत्ती के अंतर्गत। एग्जाम्पल जरूर सबके याद रखिएगा, क्योंकि जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर उदाहरण ही दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें संयुक्त पत्ती पाई जाती, किसमें सरल पत्ती पाई जाती, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। साथ साथ पत्ती के जो भाग हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक।
आज फिर मैं इतना ही रखूँगी। मिलूँगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। साथ साथ कमेंट करके बताइए क्लास आप सभी को कैसी लगी है। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।